दहेज कम लाई है, इसके यहाँ से परिवार से ठीक नहीं मिला है। हम अपने लड़के की कहीं और शादी कर देते तो शायद इससे अच्छा दहेज मिल जाता, अच्छी लड़की मिल जाती। ये रोज़ के ताने हो गए थे। मैं पैर दबा रही हूँ, 10 बजे से रात के 12 बज गए, 12 से रात के 2 बज गए, 3 बज गए। सुबह 4 बजे तक मेरी ये हाल थी कि मैं काँप रही थी। मेरे पास सिर्फ़ आटा छोड़ के गए, चावल, दाल सब कुछ ले गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ़ मेरे पास 3 मैगी पड़ी हुई थी, मैंने 3 मैगी में 10 दिन निकाले हैं, कभी मैं उसको थोड़ा-सा खा लेती, कभी कुछ खा लेती। लोग मुझे कंटेंट क्रिएटर के रूप में जानते हैं। मेरी लाइफ सिर्फ़ रील्स, रेसिपीज़ और वीडियो ही नहीं है। मैंने अपने आप को बिखरते भी देखा है और फिर अपने आप को समेट के खड़े होते हुए भी देखा है। ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की, हर उस औरत की कहानी है, जो चुप रहना सीख लेती है लेकिन हार नहीं मानती। अपनी ही कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ती है। हाय, मैं हूँ चटपटी शिखा और मैं यहाँ कुछ पकाने नहीं आई हूँ आज। आज यहाँ मैं अपनी कहानी बताने आई हूँ, वीडियो और रील्स के पीछे की दुनिया। जैसे हर लड़की का सपना होता है शादी का, मेरा भी सपना था। 27-28 साल की एज में एक रिश्ता आया जो कि पहले मना हो गया। कहीं न कहीं ना मुझे वो रिश्ता पसंद था तो मन में था कि शायद उससे दोबारा हो जाए। फिर दोबारा बात चली और वहाँ पे फिक्स हो गया। खुश तो मैं बहुत थी कि फाइनली अब मेरी शादी हो रही है, मैं भी सजूँगी, मेरा भी घर होगा, मेरा भी सब कुछ होगा। लेकिन वो सपना जब हमारी एंगेजमेंट हुई ना तो पहला रेड फ्लैग और पहला झटका मुझे वहाँ मिला। एंगेजमेंट के बाद जो मेरा वुड बी हस्बैंड थे उसने मुझसे बात करना बंद कर दी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी तो एंगेजमेंट हुई है और शादी में अभी 6 दिन बाकी हैं और क्या बात हो गई। मैंने अपने देवर से बात करी, देवर ने अपने पापा से बात करी, उनसे बात कराई मेरी और फिर फ़ोन आया, फिर मुझे लगा चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं हुई थी। फिर एंगेजमेंट के बाद मुझे दूसरा रेड फ्लैग तब दिखा जब शादी की रस्में चल ही रही थी, तो वहाँ से मेरे को मेरा सामान-वामान लेके मेरे कज़िन्स और मेरे भाभी वगैरह, भाई वगैरह उनके घर गए मेरा सामान देने। तो मेरे वुड बी हस्बैंड का कॉल आता है और मेरे से लिटरली अब्यूसिव लैंग्वेज में बात की जाती है कि तुम्हारे घर से कोई बड़ा नहीं आया और हमारी बेइज़्ज़ती करा दी। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि ये मुझसे अभी ऐसे बात कर रहे हैं, तो शादी के बाद मेरा क्या हाल करेंगे? लेकिन मैंने उस टाइम बिल्कुल मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे इंसान से साथ नहीं रह सकती, जो मुझसे शादी से पहले ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन घरवालों ने समझाया कि शादी की रस्मों में थोड़ा-सा हो जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है, सब ठीक हो जाएगा, तुम आगे बढ़ो और इस रिश्ते को लेके आगे चलो। ख़ैर शादी हुई तो मुझे लगा कि मैं ही शायद गलत थी, सब कुछ इतना अच्छा-अच्छा हुआ। तो उस शादी के बाद जब मैं 1-2 दिन तो बहुत अच्छे गुज़रे, दूसरे-तीसरे दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रात को बोला कि मेरे पैर दबा दो। मैंने पैर दबाने स्टार्ट किए कि चलो कोई बात नहीं पैर दबा देते हैं। लेकिन पैर दबाने के थोड़ी देर बाद जब मैं रुकी, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं जब तक दबाने हैं जब तक मैं ना मना करूँ। मैं पैर दबा रही हूँ 10 बजे से रात के 12 बज गए, 12 से रात के 2 बज गए, 3 बज गए। मैं जब-जब रुकूँ उन्होंने मुझे बोला और मतलब सुबह 4 बजे तक मेरी ये हाल थी कि मैं काँप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी ऐसी कहाँ कर दी है कि मैं क्या पैर दबाने के लिए आई हूँ पूरी रात? वो एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिर बाद में मुझसे सॉरी-वॉरी बोला गया कि नहीं हमसे गलती हो गई, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे पड़ा, तो मुझे भी बड़ी खुशी थी और मैं सरप्राइज़ करना चाहती थी अपने हस्बैंड को। मैंने अपने देवर को बोला मुझे केक लेके आना है, तो वो मुझे साथ लेकर के गए और हम केक लेकर आए। लेकिन केक लाने में हमें थोड़ा-सा लेट हो गया, तो जब मैं वापस आई तो बहुत अजीब-सा बिहेवियर था हस्बैंड का कि तू क्यों गई उनके साथ और किस लिए गई? और लिटरली एक तरह का टॉर्चर किया गया जो मैं आज भी सोचती हूँ तो मैं कई बार काँप जाती हूँ। मेरे मामा के बेटे की शादी थी तो मामा-मामी वग़ैरह लोग कार्ड देने आए, तो देखा घर के बाहर से कुंडी लगी हुई है। अक्सर कोई भी घर से बाहर जाता था तो मुझे बाहर से कुंडी लगा के जाते थे कि ये बाहर ना निकल जाए, कुछ ना हो जाए। सो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल किया, "शिखा तू घर पे नहीं है?" मैंने कहा, "नहीं, मैं घर पे हूँ।" तो मैं जैसे उनको बोला तो वो लोग फिर दोबारा आए तो कुंडी खोल के अंदर आए और वो लोग हैरान थे कि तेरे को ऐसे बंद करके क्यों रखा हुआ है कमरे में? और तब सबको शायद पहली बार पता लगा कि इस तरह से बिहेव होता है। कभी-कभी क्या होता था मुझे मेरे रूम में छोड़ के मेरे को बोल दिया जाता था कि आप बाहर मत आना, हम नीचे कुछ बात कर रहे हैं आपस में। तो मुझे लगता था कि नॉर्मल बात है लेकिन फिर नीचे से चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, झगड़े की आवाज़ आती थी। एक दिन मैं नीचे आई तो देखा कि आपस में ही सारे खूब लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो चल रहा है।
तो ये देख के मुझे शॉक लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, और फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकलती थी। पहले कभी उनकी पेरेंट्स पे निकलती थी और बाद में आके रूम में फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाली जाती थी। कभी हाथ मरोड़ दिया, कभी धक्का मार दिया, कभी गुस्से से बोलना, फाइनेंशियल क्रंच करना कि लड़की जो है दहेज कम लाई है, इसके यहाँ से परिवार से ठीक नहीं मिला है। हम अपने लड़के की कहीं और शादी कर देते तो शायद इससे अच्छा दहेज मिल जाता, अच्छी लड़की मिल जाती। ये रोज़ के ताने हो गए थे। एक बार खाना बनाने के लिए मुझे टिंडे की सब्ज़ी बोली, तो मुझे भरवां टिंडे बनाने नहीं आते थे। उस बात पे इतनी लड़ाई हुई कि तुमने क्यों नहीं बनाए भरवां टिंडे, जैसे बोला गया तुमने वैसे क्यों नहीं बनाए? मैंने कहा मुझे जैसे आते हैं, मैंने वैसे बना दिए। तो उस बात को इतना खींच दिया गया, इतना खींच दिया गया और मेरे साथ इतना झगड़ा किया गया कि हमारा 2 फ्लोर पे घर था, मेरा रूम 2nd फ्लोर पे था, नीचे 1st फ्लोर पे बाकी सब रहते थे। उस टाइम सब लोगों ने किया कि अब हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तू नीचे रह, हम जा रहे हैं सारे के सारे ऊपर। मेरे पास सिर्फ़ आटा छोड़ के गए, चावल, दाल सब कुछ ले गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ़ मेरे पास 3 मैगी पड़ी हुई थी, मैंने 3 मैगी में 10 दिन निकाले हैं, कभी मैं उसको थोड़ा-सा खा लेती, कभी कुछ खा लेती। फिर मैंने एक दिन अपने ससुर जी को बोला, "पापा मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, आप मुझे थोड़ी सब्ज़ी ले जाओ, दे जाओ।" तो वो ऐसे टेबल पे फेंक के गए जैसे किसी भिखारी को 2 गाजर, 2 टिंडे, 2 ऐसे सब्ज़ी वो फेंक कर के चले गए। मुझे लगता था ये शादी इसको कहते हैं? इसको मैंने मन्नत माँगी थी कि मेरी शादी हो और मैं ऐसी लाइफ़ जिऊँ। 1.5 साल तक ये कहानी चलती रही और फिर मेरा सब्र का बाँध टूटा। जब एक दिन इसी बात को लेके लड़ाई हो रही थी कि मेरे को अकेला छोड़ दिया गया है नीचे और मैं किस तरह से सर्वाइव करूँ, तो मुझे बोला गया कि अपने पापा को बुला, उसको बुला, उसकी खाल उधड़वा के मैं जूते पहना के पहनूँगा। जो वो लाइन थी ना, वो कहीं न कहीं उसने मेरी आत्मा को चीर के रख दिया कि अब तो ये बात मेरे पेरेंट्स तक आ गई है, ये अब मेरे पापा को नुकसान पहुँचाएँगे, ये मेरे पापा को कुछ कर देंगे और मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? बहुत मैं रोई, 4 से 5 घंटे मैं रोई। कभी उसी बीच में मेरे हस्बैंड ने बाल खींचे मेरे, खूब मुझ पे गुस्सा किया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। इवन फिर मेरे फादर ने भी फ़ोन किया, काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर वो लोग ऑफ़िस निकल के गए तो बाय चांस मुझे वो मेड निकल के ऊपर गई और वो गेट खुला छोड़ गई। मुझे मौका मिला और मैं बस फटाफट से उतरी और मैं भाग के सीधा पुलिस स्टेशन गई और मुझे उस टाइम नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस तरह अपने पापा को प्रोटेक्ट करूँ। तो मैंने सीधा उनको बोला कि आप मेरे पापा को बचा लीजिए और मुझे डर है कि मेरे ससुराल वाले मेरे पापा को नुकसान पहुँचा देंगे। वहाँ से मेरी जर्नी एक और स्ट्रगल की जर्नी शुरू हुई फिर मेरा कोर्ट में गया केस। वहाँ से मुझसे पुलिस वालों ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो? आप अपना घर जाना चाहते हो या अपने ससुराल? मैंने कहा कि जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और मुझे अपने पापा के पास जाना है। यहाँ मेरे डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, केसेस चल रहे थे कोर्ट में। यहाँ पे मेरे अपनों ने ही मुझे कुछ ऐसे घाव दिए जो मुझे हमेशा याद रह गए। जैसे मार्केट गए, करवा चौथ का टाइम था। सब चूड़ियाँ ले रहे थे, तो मेरा भी दिल करा कि मैं भी कोई चूड़ी खरीद लूँ। तो मैंने एक चूड़ी पसंद करी, तो मेरे जो साथ में थे उन्होंने कहा, "तू क्या करेगी ये चूड़ी लेके? तूने कौन-सा करवा चौथ मनाना है?" फिर ऐसे ही फैमिली में एक शादी होती है, मुझसे काम कराया जाता है, शादी में सजवाया जाता है, सब कुछ करा जाता है। लेकिन जब लड़की को स्टेज पे लेके जाने की बारी आती है, तो मेरे को हाथ पकड़ के पीछे कर दिया जाता है। तो मुझे लगा शायद कुछ काम होगा, कुछ बात होगी, तो पीछे कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर जब हमारे को उसको जयमाला के लिए जा रहे थे, तो मैं फिर साथ जाने लगी, मुझे फिर हाथ पकड़ के पीछे किया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं मुझे एज़ एक अपशगुनी तो नहीं समझ रहे हैं, जो मुझे पीछे कर दिया गया है। 4-5 साल चले, केस चला, मेरा डिवोर्स हो गया। फिर मैंने अपने आप को सहने की वजह मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फ़ेसबुक पे एक पेज होता था, उस पे मैंने अपनी पोस्ट डालनी शुरू करी खाने की, वहाँ पे मुझे एप्रिसिएशन मिली। बड़ी खुशी होती थी कि ये देखकर कि लोग मेरे खाने को एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैंने धीरे-धीरे एक दावत रोज़ाना करके एक फ़ेसबुक पे पेज बनाया और उस पे अपना खाने का डालने लग गई। धीरे-धीरे 10 फॉलोवर्स हुए, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए। बड़ी खुशी मिलती थी कि देखो ये तो सिर्फ़ मेरे खाने के लिए आ रहे हैं और मेरे को देखने आ रहे हैं। ऐसे ही मैं एक दिन पोस्ट की है, कुछ फ़ोटो पोस्ट की, जिस पे मुझे अवार्ड मिला और मुझे फर्स्ट फर्स्ट आई थी मैं उस वाले कॉम्पिटिशन में और मेरे को घर में एक कंटेनर का सेट मुझे भेजा गया, जिससे मेरे को एकदम एक कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मुझे भी कुछ मिल सकता है। तो कई सालों बाद एक पॉज़िटिव लाइफ़ में एक फीलिंग आई मेरे और मैंने कहा, क्यों ना अब इसी में ही आगे बढ़ा जाए धीरे-धीरे।
ऐसे ही मैं पोस्ट करती रही और उसी पोस्ट पे किसी दिन किसी इन्फ्लुएंसर ने कमेंट किया कि गुड़गाँव में एक इवेंट है, आप उसमें आओ और हमारे साथ इवेंट अटेंड करो। सो मैं गई उस इवेंट में, मैंने इवेंट अटेंड किया, वहाँ फ्रेंड्स बने। जब फ्रेंड सर्कल बन गया तो घर पे आना-जाना शुरू हुआ। हम इवेंट से पहले कभी घर पे बैठ जाते थे, कभी चले जाते थे। सो एक दिन वो यूट्यूबर मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला, मैं भूख लग रही थी तो उन्होंने बोला कुछ बना दे, तो मैंने ना पराठा बनाया। उन्होंने कहा मैं इसका वीडियो बना लूँ? मैंने कहा हाँ जी, बना लो आप इसका वीडियो। वो मेरा मसाला लच्छा पराठा जो है 90 मिलियन उस पे व्यूज़ आए और वो इतना पॉपुलर हुआ वो लच्छा पराठा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना पेज बनाया जाए, जब इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है तो थोड़ी-थोड़ी रेसिपीज़ मैं भी अपनी बना के डालूँ। तो मैंने अपनी रेसिपीज़ बना के अपने पेज पे डालना स्टार्ट की, जिसका नाम मैंने रखा चटपटी शिखा। वीडियोज़ बनानी है, शूट करना है, कैसे करें? पहले तो मैं क्या करती थी, एक हाथ में कैमरा पकड़ती थी और मैं एक हाथ से शूट करती थी। तो बड़ी गड़बड़ें होती थी, उसमें नहीं समझ आता था फिर क्या करें। एक दिन मैंने क्या किया, एक जग लिया और जग के ऊपर कैमरे को टिका के टेढ़ा करके और फिर रेसिपी बनाई। तो धीरे-धीरे फिर मेरे को मैंने किसी की वीडियो में देखा कि स्टैंड होता है, कुछ होता है। फिर अमेज़न पे सर्च किया, मैंने एक स्टैंड मँगवाया और वहाँ से फिर स्टैंड मैं अपने साथ रखती थी और वीडियोज़ बना कर के, शूट करके, फिर मैं उसको एडिट करके फिर डालती थी। शुरुआत जो हुई उसमें मैं अपना फेस नहीं दिखाती थी, मैं सिर्फ़ हाथ दिखाती थी और सिर्फ़ वीडियोज़ बना के डाला करती थी, क्योंकि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना फेस दिखा सकूँ लोगों को कि मैं ये क्या कर रही हूँ। धीरे-धीरे लोगों ने प्यार देना स्टार्ट किया, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों ने पहचानना शुरू करा। फिर धीरे-धीरे किसी वीडियो में मैंने अपना फेस दिखाया। अभी तक तो सिर्फ़ व्यूज़ मिल रहे थे और लोगों में पहचान मिल रही थी। बट मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये व्यूज़ और ये पहचान मुझे एक मेरी कमाई का ज़रिया भी बनेगा। आगे मुझे ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलने लगी, कभी कोई किचन से रिलेटेड सामान आ जाते थे, इक्विपमेंट्स आ जाते थे मेरे पास कि जब आप खाना बना रहे हो तो हमारे बर्तनों को यूज़ करके करिए, आप हमारा ऑयल यूज़ करके खाना बनाइए। वीडियोज़ डलने में ब्रांड्स डील जब आती थी तो पहली कमाई जो मुझे मिली ₹1500 की मिली और उस ₹1500 की मुझे इतनी खुशी हुई, मैं फटाफट पापा के पास गई, 500 मैंने पापा को दिए, 500 मैंने मम्मी को दिए और 500 मैंने खुद रखे कि ये मैंने पहली कमाई करी है और ये आप रखो। अभी रिसेंटली 2025 में मुझे मिला टाइम्स ऑफ इंडिया का कंटेंट क्रिएटर होम शेफ रेसिपी में पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला मुझे। लोगों ने जिस टाइम पे मेरा डिवोर्स केस चल रहा था और जिन लोगों ने मेरे साथ एक बहुत अजीब सलूक किया था, उन लोगों ने देखा कि इसको पहचान मिली है और उनका मैंने बिहेवियर चेंज होते हुए देखा। उन लोगों का मेरी तरफ जो बिहेवियर था बहुत पॉज़िटिव होने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, लाइफ़ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। मुश्किल वक़्त ज़रूर आता है, दौर ज़रूर आता है, लेकिन घबराना नहीं होता। हमें अपनी कमज़ोरी को, अपनी ताकत को पहचान के उस पे काम करना चाहिए। और लास्ट में मैं सब लेडीज़ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको भी अपनी लाइफ़ में कभी वो रेड फ्लैग्स दिखे ना, तो उनको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो रेड फ्लैग ज़रूर आपको आपकी आने वाली लाइफ़ की इंडिकेशंस दे रहे होते हैं। आप उसको सोचो, समझो और उसपे सोच समझ के आगे बढ़ो और लेकिन अपनी हुनर को पहचानो। सो ये है मेरी कहानी एंड थैंक्स टू जोश टॉक आशा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी और मैं आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर